नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक खास जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। धनखड़ साहब ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अब इसी ये हमारा चर्चा का एक मुद्दा रहेगा। हम पूरी तह तक जाएंगे कि उनके इस्तीफे के क्या मायने रहे और इतना जो ये राजनीतिक तूल पकड़ा इस मामले ने, इसी को लेकर हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं, हरिमोहन शर्मा कौशिक जी और संजय चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करेंगे एक सार्थक चर्चा हो। तो हरिमोहन जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आप किस रूप में देखते हैं कि इतना जो बवाल हुआ है और आज अंततः पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपना बंगला खाली कर दिया है? जी। मैं इस पूरे के पूरे सीन को इस तरीके से देखता हूँ, एक बहुत रैंडम एक मूवी शुरू हुई और जैसे ही वो मूवी शुरू हुई, उस मूवी के शुरू होते ही होने के बाद एक सस्पेंस क्रिएट हुआ। सस्पेंस जो था अभी टूटा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि धनखड़ साहब के एकदम से सामने आने के बाद वो सस्पेंस जो था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नया सस्पेंस लेके आया कि एकदम से प्रकट क्यों हुई, कैसे। क्योंकि जब से इस्तीफा हुआ उसके बाद सिर्फ एक खबर सुनने को मिली कि धनखड़ साहब ने अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर दी और उसके बाद उनका एकदम से अपना बंगला शिफ्ट करना, कोई स्टेटमेंट ना आना, हजारों सवाल है। अब समय का इंतजार है कि उन सवालों का जवाब कैसे होगा, लेकिन हाँ सस्पेंस अभी बना हुआ है। बस उस सस्पेंस के अंदर क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि हाँ कुछ जो एक जैसे कहते हैं सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही थी कि अंदर क्या हुआ होगा, किसको किसका फोन गया होगा, और पूरे का पूरा सीन जो है वो अब एक नए फॉर्म में, ये जो मूवी चल रही है, जैसे मैं मूवी कहूँगा, मूवी जो नए फॉर्म में नए लेवल पर एंटर कर रहे हैं। जी संजय, हमने 2 दिन पहले ही एक खबर सुनी थी जिसमें धनखड़ साहब ने पेंशन के लिए अप्लाई किया है। तो जी क्या देख रहे हैं आप, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आखिर? देखिए मनोज जी, पर्दे के पीछे आखिर कुछ चले न चले, लेकिन जिस प्रकार देश का मीडिया, देश के अलग अलग राजनीतिक दल, उन्होंने इस इस्तीफे को जो एक महज एक उपराष्ट्रपति पद से एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छोड़ा, उसको जितना बड़ा रूप बनाया गया, जितना जो कुछ दिखाया गया, मुझे लगता नहीं है कि इनके पीछे कुछ भी निकल के आएगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी राजस्थान में अपने किशनगढ़ विधानसभा से 92 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हर विधायक चाहता है कि उसे उसकी पेंशन सतत मिलती रहे, क्योंकि वो पहले उपराज्यपाल रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, तो उनकी पेंशन मिलना, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो 2-3 पेंशन एक साथ नहीं ले सकते, तो उनकी विधायक की पेंशन बंद हो गई थी। अब आज जैसे ही वो बाहर आए हैं, इसमें बड़ी चीज ये देखने वाली है कि वो जा कहाँ रहे हैं। वो आज चौटाला जी के फार्म हाउस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या इतने इन सब सवालों के बीच मेरे को तरस थोड़ा कांग्रेसी लोगों पर आता है, या यूं कहें दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर आता है, जो ये कह रहे थे कि धनखड़ जी को तो आर्म ट्विस्ट किया गया है, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है, धनखड़ जी जा रहे हैं। अगर आर्म ट्विस्ट करवाया गया होता या कुछ किया गया होता तो उपराष्ट्रपति भवन खाली करवाने के भी आदेश जारी हो सकते हैं, उन्हें वहां से भी बाहर भी भेजा जा सकता है। लेकिन धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से विमुक्त हुए थे और आज वो एक फार्म हाउस पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल चौटाला के परिवार से संबंधित है। संजय, मेरा आपसे है अगला सवाल कि 2 दिन पहले हमने सुना था कि धनखड़ साहब ने पेंशन के लिए भी अप्लाई किया है। क्या लगता है आपको, एक पूर्व उपराष्ट्रपति इतना मजबूर हो गया है? जी नहीं, देखिए मनोज जी, इसमें क्या होता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है संवैधानिक। देश का संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो रहे हैं, उन्हें उनकी पेंशन मिलती रहे, क्योंकि देश के जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनको उनका विजन ऐसा था कि जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो आज की तरह बिजनेसमैन नहीं आएंगे, वो सच्ची में सेवा करने वाले आएंगे और उन लोगों को भी अपनी रोजमर्रा का जीवन चलाने के लिए एक सामान्य पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि धनखड़ जी अच्छे खासे समृद्ध हैं, उन्होंने वकालत के अंदर अच्छा खासा धन अर्जित किया है, उसके बावजूद वो अपनी पेंशन के हकदार हैं और उन्होंने उसी लिए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पेंशन के लिए अप्लाई किया है। और
वो क्योंकि 1992 में किशनगढ़ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे, तो उसके बाद से उनकी पेंशन शायद राज्यपाल बनने के बाद में रोक दी गई थी, वो अब दोबारा शुरू हो गई है। ये बहुत ही सामान्य चीज़ है, देश में हर व्यक्ति उसका लाभ लेते हैं। हरिमोहन सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आप किस रूप में देखते हैं कि जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो चौटाला साहब के फार्म हाउस पर शिफ्ट हुए हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, हालांकि संजय इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब इतने बड़े पदों पर, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि जब जब बड़े का मतलब महलों की ऊंची दीवारों के पीछे, किले और महलों की ऊंची दीवारों के पीछे जब जब बड़े बदलाव होते हैं, तो वो बाहर भले ही शांत दिखाई दे, अंदर न जाने कितने उठापटक हो चुकी हो। ये जो पूरा प्रकरण है, ये मुझे उसी तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा, मैं यूँ नहीं कह रहा कि देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि इसमें माने या ना माने, पिछले कुछ टाइम से कुछ तो ऐसा घट रहा था जो कि मतलब नॉर्मल नहीं। जैसे धनखड़ जी का केजरीवाल से मिलना, एक उपराष्ट्रपति का मिलने का मतलब बुलाना, आओ आके बैठे बातचीत करें। पर केजरीवाल के मिलने के बाद एकदम से राजनीतिक उठापटक चालू हो गया। पर जैसे ही वो राजनीतिक उठापटक एकदम से चालू होती है, वहीं से परिस्थितियां जो है वो इस तरीके से दिखा। उससे पहले वो जो जस्टिस वर्मा थे, उनके बिल के ऊपर कि एक तरफ लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वहां वो साइन करके दे रहे हैं कि भाई मुझे हमारे लोकसभा के अंदर वो पूरी जस्टिस को इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हटाने की, और मतलब इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू हो। और धनखड़ साहब एकदम से उस चीज को लेकर, ये बीजेपी का काम करने का तरीका ऐसा नहीं है। अच्छा, और मजे की बात ये कि जो भी इम्पीचमेंट के जो रिक्वेस्ट करने वाले सांसद थे, वो सारे के सारे राज्यसभा में सारे के सारे जो थे वो नॉन बीजेपी वाले थे, या यूं कहें अपोजिशन। तो ये भी अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है। यहाँ अगर देखें तो उसके बाद एक खबर और हुई थी जिसको हम नजरअंदाज कर नहीं पाएंगे कि राज्यसभा के 65 सांसद जो थे उन्होंने ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दिए। अब वो किसको दिए? ऑब्वियस सी बात है, राज्यसभा में जो पार्टी का लीडर होगा उनको दिए। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यानी कुछ ऐसा खेल था जिसके अंदर दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके थे, दोनों के दोनों जिसे कहते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव भी भिड़ चुके थे। और उसमें एकदम, और जैसे बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी शोर मचाने लगे और उन्होंने भी सवाल उठाए कि यार एक आदमी शाम तक काम कर रहा है, बढ़िया नॉर्मल दिखाई दे रही है। एकदम से रात को खबर आती है, शाम को खबर आती है, दोपहर को काम कर रहे थे, शाम को खबर आती है कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा। कोई फेयरवेल पार्टी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, इस्तीफा हो गया। इस्तीफा होने के बाद एकदम से कहीं ना कहीं शोर मच गया कि भाई इस्तीफा हो गया तो इसी बात है, कुछ फेयरवेल कुछ भी नहीं। एकदम से सामने ही ना आया। जब सामने ही नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो हुआ है। वही है सीबीआई सीआईडी वाला मामला, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है वो अभी नहीं है, ये मालूम है, लेकिन कुछ तो था। और यहाँ केजरीवाल से कनेक्ट करना और एकदम से केजरीवाल थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में चले जाना, ये भी किसी तरफ इशारा कर रहा है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं, लेकिन इतना शांत पानी नहीं है जितना ऊपर से दिखाई दे रहा है। जब बड़े बड़े समंदर महासागर होते हैं तो ऊपर अगर पानी शांत होता है तो कई बार अंदर पानी में बहुत तगड़ी उथल पुथल चल, और उसका ऊपर पता भी नहीं। ऐसा ही कुछ मामला हमारे ये धनखड़ साहब का है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना पक्का है कि इतना सिंपल नहीं है। इट्स नॉट सो सिंपल एज वी आर थिंकिंग जी। और चौटाला एक चीज, आपका जो चौटाला साहब के वो सवाल के मामले में, चौटाला साहब के ही उस फॉर्म हाउस पे शिफ्ट हुआ पहली बार। यहाँ पर कांग्रेस के फिंगर दिखा दिया गया कि गोटू है। चौटाला साहब की और कांग्रेस की एक साकशी तो है। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर बड़ा जाट चेहरा है चौटाला साहब, उसे माने या ना माने,
पॉलिटिक्स खत्म हो गई है अजय चौटाला, अभय चौटाला हुई जो दुष्यंत चौटाला की चक्कर के अंदर, लेकिन अभी भी नाम है। और चौटाला साहब के फार्म हाउस पे जाना एक खबर बनी है, और उन्हीं के फार्म हाउस पे क्यों जाना जबकि इनके पास खुद की एक संपत्ति अच्छी खासी अर्जित की हुई है। अब इसके मायने कितने हैं जो अभी हम सोचने लगे, उससे ज्यादा जाट पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है पॉसिबली, हरियाणा के साथ जुड़ रहा है पॉसिबली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम, एक आधा बयान लेने दो। जब तक खासकर धनखड़ साहब का एक शब्द ना निकले, बयान ना निकले, तब तक मुझे लगता है कि हाँ, हम बतौलेबाजी तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट रिजल्ट के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये कुछ तो छलकेगा, और वो जो छलकेगा वो क्या होगा ये हमें देखना। जी। मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तृत करना चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसके बाद में, इससे पहले मैं संजय से पूछना चाहूंगा कि जाट राजनीति को लेकर, और जो धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में भी कुछ हलचल हुई, हनुमान बेनीवाल भी इसको मुद्दा बनाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया कि धनखड़ साहब मुझे आकर कहें तो हम उनके पीछे खड़े होकर आंदोलन करेंगे। तो मैं संजय से जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार से देखते हैं धनखड़ साहब का जाटों में क्या प्रभाव है राजस्थान में, और अभी भी क्या कुछ ऐसा उनका कद है जो वो प्रभावित कर सकते हैं राजनीति में? मनोज जी, इस चीज को हम 1988-89 के आसपास से समझना शुरू करते हैं, जब वो झुंझुनू से सांसद बने। चूंकि वकालत में अच्छा खासा करियर बना चुके थे, उसके बाद उन्होंने सांसदी का रास्ता अख्तियार किया। उसके बाद वो किशनगढ़ से कांग्रेस की, पहले वो जनता दल से सांसद बने थे, जो भारतीय जनता पार्टी वाला जनता दल की मैं बातचीत कर रहा हूँ। और उसके बाद वो 1992 में किशनगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। उसके बाद वो लगातार एमएलए रहे 5 साल तक। लेकिन जाट राजनीति और आज का परिप्रेक्ष्य जो है, उसमें हम धनखड़ साहब को एक अलग नजरिए से देखेंगे। वो महज जिस दिन वो राज्यपाल बनाए गए, वो सिर्फ एक जाट नहीं रह गए, वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भाजपा के एक या यूं कहें कद्दावर नेता बन चुके थे जिस दिन वो राज्यपाल पद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर संभाला। और भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल में टूट रहा कैडर था, या यूं कहें जो संभावनाएं उनकी टूट रही थी, उनको संभालने का काम जगदीप धनखड़ ने किया उस समय। और ये अंगद का पैर साबित हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को इन्होंने खुले तौर पर चुनौतियां दी। उस समय सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के अंदर भी अच्छी बातें चली कि एक राज्यपाल पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति किस तरह की रैलियां कर सकता है। तो अल्हड़ जाट निकले जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बाद जब वो उपराष्ट्रपति बनाए गए, बिल्कुल बेशक हमें, मुझे ही नहीं अपितु सर्व समाज को और संपूर्ण राजस्थान को खुशी हुई, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत के बाद जगदीप धनखड़ वो पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनाए गए। और इनकी आगे की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी बन रही थी, क्योंकि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इन्होंने इस्तीफा दिया। और इनका स्वास्थ्य रहता भी थोड़ा नरम स्वास्थ्य रहता है, जैसा कि हमें पता है। ये हिमाचल में अचानक एक दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली एम्स में भर्ती रहे थे, एंजियोप्लास्टी हुई थी। अभी राजस्थान की जाट राजनीति पर इसका असर, जैसे आपने हनुमान बेनीवाल का नाम लिया, हनुमान बेनीवाल तो क्या है कि आप उन्हें कोई भी मुद्दा दे दें, आप अपने पीछे रखी हुई कुर्सी पकड़ा दें कि इसके ऊपर एक आंदोलन करना है, तो वो किसी चीज के ऊपर भी आंदोलन करने को तैयार रहते हैं। उन्हें राजस्थान में अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए कितनी भी आप तड़पती मछलियां पकड़ाएं या कुछ भी पकड़ाएं, वो तैयार बैठे हैं। और मैं आपको साफ कर दूं, राजस्थान में जाट राजनीति हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। जाट राजनीति बहुत ज्यादा व्यापक है। 80-90 सीटों पर जाट मतदाता अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। 40-45 एमएलए खुद के बूते पर देने का प्रभाव रखते हैं। सांसद अगर आप जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान और खासकर जयपुर तक, हाड़ौती तक भी जाटों का प्रभाव रहता है, भीलवाड़ा तक जाटों का प्रभाव रहता है। तो जाट राजनीति किसी एक व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है, बपोती नहीं है। जगदीप धनखड़ की बात करें, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान में कई दौरों पर आते रहे। वो करनाल भी गए। कल तेजा दशमी है, तो मैं तेजा जी की बात करते हुए ही आपको बताऊं, जगदीप धनखड़ राजस्थान की जाट राजनीति में उतनी अमिट छाप नहीं छोड़ पाए हैं जितनी यहाँ के जमीनी स्तर के नेता रखते हैं, जो अपनी पकड़ रखते हैं। जी हाँ, हम किसी व्यक्ति को लेकर उनके लिए गर्व का अभिमान, हमारे लिए वो अभिमान हो सकते हैं, हमारे लिए गर्व का पल हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको उपराष्ट्रपति बना दिया गया और किसी अपरिहार्य कारणों से आपने, या स्वास्थ्य कारणों से जैसा हवाला दिया गया, आपने पद छोड़ा, आपके किस प्रकार से संबंध रहे,
तो आपके कहने पे हम भाजपा को छोड़ दें, नहीं छोड़ें, कांग्रेस को पकड़ लें, नहीं पकड़ें, तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जाट समाज टिका हुआ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, और चूँकि आप जानते हैं ये महज़ एक जाति नहीं, ये एक नस्ल है, जो विचारों से नहीं, क्या या यूँ कहें अपने खून से पहचानी जाती है, अपनी बोली से पहचानी जाती है, अपनी भाषा से पहचानी जाती है। तो अच्छे खासे मजबूत संख्या में जाट राजनीति के ऊपर महज एक व्यक्ति की पकड़ होना मेरे समझ से परे है, और संभवतः आपने देखा भी होगा, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजस्थान में कोई खास हलचल हुई नहीं। नेताओं के बयान जरूर आए, लेकिन धरातल पर आपने क्या कहीं भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी ने कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, कोई छोटी मोटी टिप्पणी भी करी हो, सिवाय एक झुंझुनू के एक छोटे नेता हैं जो जगदीप धनखड़ के अच्छे खासे माने जाते हैं, खास आदमी माने जाते हैं, और वो जो भाजपा में ही थे उन्हें अब निष्कासित कर दिया गया है। उनके अलावा और किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई। हरिमोहन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, और हाल के वर्षों में हमने देखा कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने कुछ सांसदों को विधायकी के चुनाव लड़वाए, और सब कुछ इतने स्मूथली हुआ, कोई विरोध नहीं, कोई ऐसा विद्रोह उजागर नहीं हुआ। जबकि हम इसी तरह के उदाहरण कांग्रेस में देखते हैं, तो एक नेता को हिलाना मतलब एक पूरी पार्टी हिलाने जैसा होता है कि या तो वो पार्टी छोड़ देते हैं गुस्से में आके, या फिर ऊपर से नीचे तक एक विरोध का बहुत बड़ा बिगुल देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे, लेकिन उपराष्ट्रपति की जहां बात होती है, तो ये तो हम सभी इस बात पे एग्री करेंगे कि एक सामान्य घटना तो कतई नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो दोपहर तक काम कर रहे थे उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया, और उस दिन दिया। टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्तीफा उन्होंने पहले दिन दिया जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई। तो ये सामान्य तो नहीं है। तो क्या ये एक लोकतंत्र के हिसाब से ये ठीक है, या इसमें कुछ गलत है जो ऐसा सामने नहीं आ रहा है, या जनता देख नहीं पा रही? जी। देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से क्या ठीक है क्या नहीं, ये तो मैं ये कहूंगा कि इसमें तो अभी डिस्कशन और डिबेट है। लोकतंत्र में पार्टियां डिसाइड कर रही हैं, पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही डिसाइड कर रहे हैं जो हमारी उस पार्लियामेंट में बैठे। बाहर बैठी हुई कोई शक्ति, चाहे वो कोई पूंजीपति हो या सेना हो या कोई हो, यानी पार्लियामेंट ही अगर डिसाइड कर रहा है, पार्लियामेंट में ही वो गेम चल रही है, और बहुत ही शांति से अंदर बंद कमरे में इन्होंने एक दूसरे को कुछ भी कहा हो, कुछ भी किया हो, मैं उस पर नहीं जा। लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये है कि बाहर कोई भी आवाज नहीं आई, और जो भी डिसीजन लेने वाले थे और जिसने भी डिसाइड किया वो सारे के सारे पार्लियामेंट के ही लोग थे, पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि थे, चाहे वो डायरेक्टली थे चाहे इनडायरेक्टली। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, तो माफ कीजिएगा, जिन्होंने डिसीजन लिया वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही चुनकर संसद में भेजे गए हैं, उनका ही मेजोरिटी का निर्णय था, और जो हुआ वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हुआ। मेजोरिटी और माइनॉरिटी के हिसाब से जो डिसीजन हुआ है वो देखा जा रहा है। उसमें एक आदमी जो है वो स्टेप डाउन कर देता है, बाकी न्यू प्रोसेस शुरू किया जाता है, और वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो लोकतंत्र के अंदर तो मुझे इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि एक घटना तो ऐसी ही है कि एक राष्ट्रपति के पास एक बिल भेजा गया, और उस बिल मतलब राष्ट्रपति के पास बिल भेजा गया, और बिल भेजे जाने के साथ साथ ऐसी अफवाह, र्यूमर है, कुछ किताबों में मेंशन है कि राष्ट्रपति महोदय को ये कह दिया गया कि या तो आप इस पर साइन कीजिए वरना आपको गोली मारी जा सकती है। कैन यू इमेजिन? और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को उस पर साइन करना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो एक नीलम संजीवा रेड्डी को हराने के लिए वीवी गिरी साहब आ गए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बहुत बुरे तरीके से मैटर को डील किया गया, और सरकारें जो हैं वो उठापटक करती रही, और लोगों को बड़े ही अपमानजनक तरीके से हटाया गया। भले ही वो उपराष्ट्रपति नहीं थे या राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीठासीन अधिकारी थे जिनको वो बाईपास करके, मानिए सुप्रीम कोर्ट के जज को
सीनियर जज की सीनियरिटी को बाईपास करके 6 स्टेप नीचे के एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से वो लोकतंत्र की हत्या थी। तो इस चीज को कहना कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई तो माफ कीजिएगा, मैं इस चीज में एग्री नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज। और दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था मनोज जी? सर मेरा सवाल यही था कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। अब कार्डर बेस्ड, हम्म, देखिए कार्डर बेस्ड पार्टी की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि उसके पास एक आइडियोलॉजी, आइडिया, उसके लिए मैन पर्सन मैटर नहीं करता, पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। उसके लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है उसकी आइडियोलॉजी, आइडिया। यही रीजन है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हीं के टाइम पर उमा भारती एक बहुत ही गद्दार नेता हुआ करती थी और हिंदुत्व का चेहरा। लेकिन जब वो और मध्य प्रदेश की सीएम भी बनी थी, लेकिन उनको हटाने के बाद उनको अब पार्टी छोड़नी पड़ी और उस पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें पार्टी से हटाया गया, निकाला गया, थोड़ी मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने पार्टी अपनी खड़ी करने के बाद बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके अपनी सिचुएशंस को मैं खुद बीजेपी को मजा चुका, नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आइडिया बेस्ड पार्टी, विचारधारा वाली पार्टी। और विचारधारा की एक खास बात और होती है कि वो विचारधारा रखने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आप हम अपने कुछ गलतियों की वजह से हमारी विचारधारा और हमारे आंदोलन को कमजोर ना करें। इससे बड़ा क्या होगा कि कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति जिनके समय पर बाबरी विध्वंस हुआ और जिन्होंने खुलकर कहा था कि मैं खुलकर कह रहा हूँ गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और उसके बाद वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर एक बाबरी एक सरकार कुर्बान होने से मेरा राम मंदिर बनता है तो ऐसी 1000 सरकारें, 100 सरकारें कुर्बान। वो अपनी पार्टी बनाता है बंदा और कुछ नहीं कर पाता। तो ये आइडिया बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, कार्टर बेस्ड पार्टी में आइडिया मैटर। अडवाणी जैसा बंदा जिसने पूरे के पूरे राम मंदिर मूवमेंट को अपने चरम पर पहुंचाया, रथ यात्राओं के नाम पर वो अपने जिस तरीके से मशहूर हुए थे, सोच कर देखिए एक आदमी एक गलती करता है। एक गलती क्या करता है? जिन्ना भी राष्ट्रवादी थे ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता है। कहने मतलब आप सोच कर देखिए पूरी की पूरी पार्टी ने उसे कभी माफ किया कि जा तो जिन्ना से वोट ले, हमसे वोट मत मांग लियो गलती से। वो तरसते हुए मर गए, यार मैं प्रधानमंत्री बनने का मौका हो गए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ाए और एक सेक्युलर बंदा था ऐसा कुछ। तो यहाँ आपको समझना होगा कि धनखड़ साहब ना तो उमा भारती जैसा कोई स्ट्रेचर रखते हैं, ना ही पद पद को अगर छोड़ दिया जाए व्यक्तिगत तौर पर, ना तो उमा भारती ना ही अडवाणी जैसा कोई स्ट्रेचर रखते हैं कि उनकी वजह से कोई ऐसा। लेकिन हाँ, ये धनखड़ साहब को सोचना चाहिए था कि देखिए सीधी सी बात है, एक इंसान के अंदर का एक व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व का जो व्यवहार है वो कभी कभी कहीं ना निकल कर बाहर नहीं जाता। और परिस्थिति और काल और परिस्थिति जो है वो उसको कई बार बाहर आने के लिए उकसाती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब जाने माने व्यक्तित्व रहे हैं, पर्सनैलिटी रही है, बड़े वकील रहे हैं। माना पॉलिटिक्स में उनका असर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एज अ नेम। और दूसरा एक बात समझ लीजिए, मुद्दा कोई होता नहीं, मुद्दा बनाया जाता है। फैन फॉलोइंग नहीं थी, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी कि जैसे बेनीवाल जो है एक आवाज लगाता है और 1 लाख बंदा जो है वो जयपुर में आके खड़ा, बाड़मेर के अंदर 5 लाख लोगों की या 2-3 लाख लोगों की प्राउड को इकट्ठा करके वो दावा कर सकते हैं कि हम डन नेता। और जैसे ही उनको उनके घर की बिजली काटी जाती है तो ट्वीट्स का एक ऐसा उछाल होता है कि सब चीजें मतलब जो है वो इधर उधर होती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं दबाव में सरकार को भी आता है। ऐसे नेता है कि मैं ये भी कह रहा हूँ इस नाम को ना कर अगर कोई राजनीति करना चाहे विपक्षी दल, बेनीवाल जैसे कोशिश कि अगर विपक्षी दल इस कोई आंदोलन करना चाहे तो यकीन मानिए बीजेपी के पसीने छूट सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि वो ये काम करेंगे। टाइम मतलब इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उनको पता है, मतलब विपक्षियों को पता है कि अगर धनखड़ साहब के ऊपर राजनीति करी तो हमारे अपने मार्क्स कट जाए। जी
संजय, मेरा आपसे अगला सवाल इसी बात को लेकर है कि मीडिया में तमाम तरह की अटकलें चली। एक थ्योरी ये भी है कि जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने सदन में खड़े होकर एक निर्देश दिया, इस वजह से धनखड़ साहब नाराज हुए। एक थ्योरी है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्या थी, इसलिए उन्होंने छोड़ा है। एक कुछ ये बात है कि कोई उनका कद ऐसा कम कर दिया गया या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो इस बात पर आप सहमत करेंगे होंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर दी, ये कोई सामान्य चीज नहीं थी कि ममता बनर्जी के गढ़ में उन्हें चुनौती देना, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद, तो उनमें वो काबिलियत थी, इसलिए वो उस पद पर थे। आपको क्या लगता है कि जो एक अनसुलझी पहेली है आज तक ऐसी, आपके नजरिए से हम जानना चाहेंगे, जितना आपने विश्लेषण किया है, क्या थ्योरी आपको ऐसी लगती है कि ये क्या सटीक एक निचोड़ निकालते हैं आपके इस्तीफे के पीछे ये वजह रही होगी? अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये कहावत स्वयं जगदीप धनखड़ अपने राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी को सही करते हुए एक बार वहीं राज्यसभा में बोल चुके हैं, दोहरा चुके हैं। और ये कहावत हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब तक में अच्छी खासी जानी पहचानी है। इस कहावत से ही आप इस इस्तीफे के या जो भी कारण रहे उनके मायने निकाल सकते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ चाहे जाने माने वकील रहे हों, लर्नड आदमी रहे हों, लर्नड काउंसिल रहे हों, लेकिन उन्होंने जो जितना भी अपना जो जीवन दिया, ठीक है, उन्होंने अपने अधिकतर फैसले अपने स्तर पर लिए, अपने हिसाब से किया जो कुछ किया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनके मन को किसी से भी ठेस पहुंची हो तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ रुख अख्तियार किया हो कि मैं अब पद छोड़ूंगा, इस तरह से जाऊंगा। लेकिन बात निकल कर यही आती है कि जैसा हमारे गृह मंत्री बता चुके हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। अभी के लिए आप यही मान के चले कि स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया। और राजनीति में जो कुछ होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। पीठ पीछे बंद कमरों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहे हैं, या क्या पता हम आने वाले समय में जगदीप धनखड़ को भारत के राष्ट्रपति के तौर में देखें। आप इस चीज से भी अचंभित नहीं कर सकते कि ऐसी कोई खबर निकल के आए कि जगदीप धनखड़ भारत के राष्ट्रपति नामित किए जाते हैं और वो खुशी खुशी उस पद को स्वीकार कर लें, या उन्हें या उनकी लेगेसी या उनकी कई बातों को माना जाए। या और चूंकि हमने देखा कि वो राज्यसभा के वो चेयरमैन रहते हुए उन्होंने विपक्ष को अच्छी खासी लताड़ सुनाई और बहुत तरीके से सदन चलाया। लेकिन अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हैं और ये मेरे हिसाब से बाहर आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो सारे राज थे वो उसी दिन राज्यसभा में दफन हो गए। जैसा कि अगर आपने देखा हो, दिवंगत श्री सत्यपाल जी मलिक भी बहुत कुछ कहते कहते चले गए, उन बातों का कुछ खास असर नहीं हुआ, सिर्फ विपक्ष मुद्दे बनाते रह गया। और अभी भी अगर जगदीप धनखड़ भी कुछ बोलते हैं तो कोई क्रेडिबिलिटी ज्यादा रह नहीं जाएगी। रही सही बात, जैसे आगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से धनखड़ साहब का कद बढ़ा और अब किस तरह से वो आगे आए, अभी राजस्थान में उनका क्या होगा, ये सभी चीजें धनखड़ साहब एक बार राजस्थान आएंगे और शायद मेरे हिसाब से आज वो अगर वहां जा रहे हैं चौटाला फार्म हाउस तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कल खरनाल भी आ सकते हैं। कल तेजा दशमी का कार्यक्रम है, जाट समाज को संदेश देने के लिए शायद जगदीप धनखड़ कल खरनाल आ सकते हैं, नागौर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जब तक वो कुछ अपना वक्तव्य नहीं देते या जब तक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ नहीं कहते, तब तक हम हमारे सारे कयास हैं और कयासों का अपना जमाना है। हम स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति को लेकर, तो वो हमारी सारी जितनी भी बातें हैं वो सारी धनखड़ साहब के बयान के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। हरिवंश सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि एक अलग राजनीति का रंग हमने देखा था जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे। तब संसद के बाहर टीएमसी के सांसदों ने उनकी नकल निकाली थी। उस घटनाक्रम को राहुल गांधी ने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था। एक ऐसी आपत्तिजनक हरकत की थी विपक्ष ने जिसका कोई सवालिया निशान आप लगा सकते हैं, जितनी भत्सना करें उतनी कम है। इसके बाद जब उनके इस्तीफे की खबर आती है तो वही विपक्ष
ये कहकर उनके सपोर्ट में खड़ा होता है कि आप हमें बताइए क्या हुआ है, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप आगे आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जैसे हनुमान बेनीवाल भी आगे आए, विपक्ष के भी बाकी लोग इस सपोर्ट में आए। तो ये एक छिछलेदार राजनीति थी। इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? यहां विपक्ष कितनी चुनौती दे पाएगा सरकार को? इसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ जी का वाला जो मामला आपने कहा, इसका मैंने जवाब पिछली बार ही दे दिया था कि अल्टीमेटली मतलब कोई भी मुद्दा खासकर तब बनता है जब कोई उसे बनाना चाहे। यहाँ धनखड़ साहब शायद किसी रीजन से इसे मुद्दा बनने नहीं देना चाहे और कांग्रेस जो इसे बनाना चाहती थी उसके पास कोई विल पावर नहीं है तो उस मुद्दे को जाके जांच समाज के नाम पर या जांच के नाम पर इस मुद्दे को लोगों के बीच में लेकर जाए। और तीसरी एक बात कि कांग्रेस के पास अपने काम अपने खासकर एक वाहियात वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप के अजीब-अजीब मुद्दे ऐसे हैं कि वो इस मुद्दे के ऊपर उस बड़े मुद्दे को कैश नहीं करना चाहिए इस वजह से। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी भी इस मामले में अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती तो भले ही बीजेपी कितने भी काउंटर करती, लेकिन ग्राउंड पे कहीं न कहीं इस जाट बलवान और जाट अपमान को कनेक्ट कर सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कांग्रेस की बहुत पुरानी गंदी आदत रही है पिछले 11 साल में या बुरी समस्या रही है कि ये लोग कभी भी सिचुएशंस को मतलब आजकल मुद्दे नहीं उठा पा रहे। इनको पता नहीं कौन-कौन सा मुद्दे मिल रहे हैं लेकिन जेन्युइन वाले मुद्दे ही उठा नहीं पा रहे। खैर कोई अब अगला सवाल जो आपका है कि अभी के उपराष्ट्रपति कौन है? मुझे लगता है ये अब महज एक खाना-पूर्ति भर रह गया है क्योंकि बीजेपी की साउथ की राजनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी साउथ की राजनीति को बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ा रही है। गोपालन सर जहाँ तक मैंने अभी याद कर पा रहा हूँ, वो जिस तरीके से अभी कैंडिडेट बने हैं, तमिलनाडु से बीजेपी ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, वो उस 13% वोट को कैसे भी करके 20% तक लाने की कोशिश करे और उपाय। कांग्रेस इस मामले में काउंटर करने में बहुत कमजोर सिद्ध हुई क्योंकि जिस जस्टिस साहब को उन्होंने उठाया या जिन जस्टिस साहब को अपना कैंडिडेट बनाया, उनके बहुत सारे मुद्दे ऐसे सामने आए जो कि कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति महोदय के मतलब उनके कैंडिडेट की छवि को खराब कर बीजेपी के कैंडिडेट के अगेंस्ट ऐसी कोई भी इश्यू तो हमारे को नजर यही रीजन है कि बीजेपी डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो चुनाव होंगे, इन चुनावों के अंदर आपको क्रॉस वोटिंग बहुत सारी दिखाई दी जाए, जो कि बीजेपी के पक्ष में जाए। बाकी समय बताएगा कि अल्टीमेटली कहाँ खड़े हैं, लेकिन हाँ, अभी काफ़ी सारी सिचुएशंस जो है, वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रही है और बीजेपी साउथ में अपना एक नैरेटिव सेट करती हुई नज़र जी। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों से कि एक सार्थक बहस उन्हें देखने को मिली है और आगे भी हम इसी तरह की रोचक जानकारियों और कुछ सार्थक बहस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।